बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और चेयरमैन इमरान खान साहब के पुराने साथी जो उनके साथ इस सफ़र में शामिल हुए, आस्ता आस्ता उनको छोड़ते चले गए और बहुत से ऐसे दरीना कारकुन जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, आज इमरान खान साहब के साथियों में से नहीं हैं। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं, लेकिन अपने वो पुराने साथी खो चुके हैं जिन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किया था। और बहुत से पुराने साथी जब उनको छोड़ कर गए, गिला शिकवा करते गए कि इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ अपने मकसद से हट चुकी थी और जो कुछ तहरीक इंसाफ ने बुनियाद रखते वक्त तय किया था, जो मंशूर तय किया था, उससे इमरान खान इनहराफ कर चुके थे, इसलिए वो पार्टी से दूर होते चले गए। फिर जब ओहदे मिलने की बात आई, उस वक्त भी इक़्तिदार में आने के बाद बहुत से लोगों ने इसलिए तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो नए लोग आए, दीगर पार्टियों से आए, वो ओहदेदार बन बैठे, वो हुकूमत में शामिल हुए और वो लोग जो पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देते आए, वो पार्टी से आस्ता आस्ता दूर चले गए। अकबर एस बाबर का नाम हो, फौजिया कसूरी का नाम हो या जस्टिस वजीउद्दीन साहब की बात हो, ये सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों पर, इमरान खान साहब के फैसलों पर एतराज़ करते रहे। लेकिन जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने जो इल्ज़ामात लगाए वो इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के बनी गाला के खर्चात जो हैं वो जहांगीर खान तरीन वो दिया करते थे, जबकि जहांगीर खान तरीन ने इस बात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि जो कुछ दिया पार्टी के लिए किया, लेकिन इमरान खान साहब या बनी गाला के खर्चात के हवाले से उन्होंने एक पाई भी नहीं दी। इस पर हुकूमत खासी नाराज़ है। हुकूमत के वज़रा बयानबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा, फौजदारी मुकदमा कायम किया जाएगा, हत्या की इज़्ज़त का दावा लेकर अदालत जाएंगे। फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलात हैं वो ये कह रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी इल्ज़ामात इन नशर किए टेलीविजन चैनल्स पर, उन टीवी चैनल्स को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। जस्टिस वजीउद्दीन ने आखिर ये क्यों कहा, क्यों ज़रूरत महसूस की, और जो इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए, अगर कोई शख्स इमरान खान की ज़ात पर इल्ज़ामात लगाए और टीवी चैनल्स पर नशर किए जाएँ, तो फिर क्या उनके नोटिस भी जारी होने चाहिए? क्योंकि हुकूमती वज़रा या PTI के ज़िम्मेदारान हर रोज़ अपने मुखालफिन पर इसी किस्म के इल्ज़ामात भी लगाते हैं और वो इल्ज़ामात टेलीविजन चैनल्स पर नशर भी होते हैं। आज के प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब, और उनसे पूछेंगे कि ये इल्ज़ामात की नौइयत क्या है और फिर जो इल्ज़ामात उन्हें लगाए, अगर हुकूमत हत्या की इज़्ज़त का दावा लेकर उन्हें अदालत में लाती है तो फिर उनके पास सबूत क्या होंगे। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे खानेवाल के इलेक्शन की, जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी है। गोया ज़िमनी इंतखाबात तहरीक इंसाफ के लिए बड़े भारी साबित हो रहे हैं। जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, साबिक जस्टिस वजीउद्दीन साहब। वजीउद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। आपका जो बयान सामने आया, इसके बाद तरदीद भी आई, जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ भी तरदीद आ गई, फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आप पर हत्या की इज़्ज़त का मुकदमा दायर किया जाएगा। आपको ज़रूरत क्यों पेश आई जब आप पार्टी से अलग हो चुके इस किस्म का बयान देने की जो इमरान खान साहब की ज़ात से वाबस्ता है? देखें, आपने तो बहुत सारी बातें एक साथ पूछ ली हैं। ये असल में जिसको कहते हैं कि एट दी स्पर ऑफ द मोमेंट कोई बात हुई थी। मैं बोल टेलीविजन के ऊपर मेरा इंटरव्यू चल रहा था, उस वक्त ये सवाल उठा था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात की थी। और ये कोई 2-4 रोज पहले की बात नहीं है, तकरीबन 4-6 महीने पहले की बात है। अब लोगों ने इसको उठाया है और उसका कोई मेरा किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन उसमें नहीं था। बात जो मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था वो ये था कि दयानतदारी के मुख्तलिफ फैसेट्स होते हैं और एक फैसेट ये भी है कि अगर आप अपना घर भी खुद नहीं चला रहे हो तो आपको दयानतदार किससे कहा जा सकता है। बस इतनी सी बात थी। अब इनको ये जाने, इनका काम जाने, मैं क्या करूं। लेकिन जैसे साहब, जैसा कि वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं और जहांगीर खान तरीन खुद तरदीद कर चुके हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए तो बहुत कुछ किया, पार्टी के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी, पैसे भी खर्च किए, लेकिन इमरान खान साहब की ज़ात पर एक पाई भी उन्होंने खर्च नहीं की।
इस तरदीद के बाद फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की ज़ात पर पार्टी के रहनुमा जहांगीर खान तरीन पैसे खर्च करते रहे? देखें, जहांगीर तरीन के मामलात बड़े अजीब व गरीब हैं, मैं ज़्यादा उसमें जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक बात याद रखिए कि इस किस्म के अखराजात जो हैं वो आउट ऑफ बुक्स होते हैं। ये कोई चेक्स की पेमेंट नहीं हुआ करती, ये तिजोरियाँ इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी शुगर की स्कैंडल हुई और जहांगीर तरीन साहब का बाल भी उसमें बीका नहीं हुआ, बल्कि उल्टा विंडफॉल प्रॉफिट्स शुगर ट्रेड से उन्होंने हासिल किए। तो ये जो उन्होंने तरदीद की है, ये तो कोई गैर मुतवक्का नहीं थी, ये तो एक्सपेक्ट की जा रही थी कि वो इसकी तरदीद करेंगे। बुनियादी बात ये है कि खान साहब को बताना चाहिए कि जिस पीरियड की मैंने बात की है और वो इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप से पहले का पीरियड है, तो इनके घर के अखराजात जो हैं वो क्या थे और कौन चलाया करता था, ये तो बताना चाहिए ना। जैसे सब आप इमरान खान साहब के करीबी साथियों में थे, पार्टी के अंदर फैसलों के अंदर आप मौजूद थे, क्या ये बेहतर नहीं था कि उस वक्त जिस चीज़ की निशानदेही आज आप कर रहे हैं, आप उस वक्त इमरान खान साहब को कहते हैं कि आपके घर के अखराजात पार्टी के दीगर लोग चलाते हैं? क्या उस वक्त अगर बात कर लेते ज़्यादा मुनासिब नहीं था? पार्टी के जाने के बाद तो सभी लोग कहते हैं कि भाई ये खराबियां थी पार्टी के अंदर या हमारे लीडर में ये खराबियां थी। जी, मैंने अलहदगी इन्हीं बुनियादों पर इख्तियार की कि मैंने ये महसूस किया कि जो जाहिर था वो बातिन नहीं था। मैंने ये महसूस किया कि जो बातें थीं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था। ठीक है। मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं इनके साथ खड़ा रहा तो मैं कौम को धोखा दे रहा हूँ। और वहाँ पर पार्टी में रहते हुए भी मैंने बहुत मरतबा कई चीज़ें इस तरह की थीं जो मैंने पॉइंट आउट की कि वो गलत हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो मैं तो पार्टी के अंदर जब था उस वक्त भी मैंने ये बातें रेज की थी। स्पेसिफिकली ये घर के खर्चे की बात तो मैंने नहीं रेज की थी, लेकिन और बातें मैंने रेज की थी। और यही वो बुनियादें थीं कि जिनकी वजह से मैंने पार्टी को छोड़ा, और मैंने एक ऐसे वक्त में छोड़ा कि जब पार्टी पावर में आने वाली। पार्टी पावर में आने वाली थी जस्टिस साहब, 2016 में कैसे पता चल गया था कि पार्टी पावर में आ रही है? फिर तो जो उनके मुखालफीन इल्ज़ाम लगाते हैं वो कहते हैं कि जिस तरीके से पार्टी पावर में आई, इक़्तिदार मिला जिस तरीके से, ये एतराज़ात तो फिर दुरुस्त लगते हैं। एक पार्टी रहनुमा कैसे कह सकता है कि पार्टी पावर में आने वाली थी? 16 सितंबर की बात है जो मैंने इस्तीफा दिया है, और आप देख लीजिए कि 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए हैं और ये उसके नतीजे में पावर में आ गए। लेकिन जैसे सब जो इल्ज़ामात आपने लगाए इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर, अगर जो है इस वक्त जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अदालत में मुकदमा लेकर जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फवाद चौधरी इस बात का ऐलान कर चुके हैं, सबूत क्या होगा आपके पास? कैसे साबित करेंगे कि इमरान खान साहब के ज़ाती अखराजात जहांगीर खान तरीन दिया करते थे? तो आप लोगों के खिलाफ भी फाइल करने की बात कर रहे हैं। आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपने जो कुछ भी टेलीकास्ट किया है वो सही किया है? और आप क्या मुझसे एविडेंस डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर तो मुकदमा कोई फाइल किया जाए तो उसमें मैं एविडेंस क्या पेश करूंगा, वो मैं आपके सामने बयान करूं? क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको एविडेंस डिस्क्लोज करूंगा? बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे खानेवाल में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ का बयानिया फिर ताकतवर हो रहा है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी, महंगाई और जो बढ़ती हुई महंगाई है हुकूमत के लिए चैलेंज बनती जा रही है, इसके असरात इन इंतखाबात पर भी हो रहे हैं? और अगर ये असरात बढ़ते रहते हैं फिर 2023 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किन मुश्किलात का सामना होगा? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। बात होगी खानीवाल के ज़िमनी इलेक्शन की, जहां पे मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये मार्का जीत लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजमूई तौर पर ज़िमनी इलेक्शंस में हार का सामना करना पड़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये दावा कर रही थी कि मुस्लिम लीग नवाज़ का वोट बैंक ख़त्म हो चुका है, इस वक्त मुस्लिम लीग नून किस्सा पारीना बन चुकी है
मगर मुसलसल मुस्लिम लीग नवाज लाहौर के इलेक्शन के बाद अब खानेवाल का इलेक्शन भी जीत चुकी। इस लिहाज से देखा जाए तो क्या हुकूमत की कारकर्दगी एक बड़ा सवालिया निशान है, या PTI के जो उम्मीदवारों का चुनाव है वो एक बड़ा मसला हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत के जो दावे थे महंगाई ख़त्म करने के, बेरोज़गारी ख़त्म करने के, और जो मंशूर लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई थी, वो भी अब एक बड़ा चैलेंज बनकर हुकूमत के सामने आ रहा है। हुकूमत की परफॉर्मेंस से लेके, हुकूमत के अंदर धड़ेबंदियों से लेकर, और इस वक्त मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर जो इंतज़ामी सूरत हाल है उसकी वजह से भी हुकूमती उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राना मोहम्मद सलीम साहब, मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे। उन्होंने शिकस्त दी खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एजाज जंजुआ साहब, जो साबिक सदर भी हैं जनूबी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। राना सलीम साहब, अगर आपकी तरफ आऊँ, आपने ये नशिस्त जीती, आपको मुबारक हो। वजह आप क्या समझते हैं? आप आखिरी इलेक्शन में उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बार आप मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे, आपने इलेक्शन बड़े अच्छे मार्जिन से जीता। मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक, आपकी मेहनत, क्या वजह है? यहाँ ये सीट पे हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती है। मुस्लिम लीग नून का यहाँ पे वोट है। नवाज शरीफ के बयानिए से लोग मुतफिक है। मेहनत भी एक रंग लाती है। हम हल्के में हाजिर हूँ। मैं इलेक्शन हारने के बाद भी मैं 24 घंटे हल्के में मौजूद रहता हूँ। ये राबता, अवामी राबता मुहिम भी मेरी 24 घंटे जारी रहती है। और यहाँ मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया भी चलता है। यहाँ शहर के अलावा कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। 2008 में निशात खान डाह पीपल्स पार्टी से इलेक्शन जीता था, पर अलहाक एक सीट वाहिद ये थी कि जो नून लीग से अलहाक हुई थी। उसने अपने MNA को छोड़ दिया था, फैसल इमाम को, और नवाज शरीफ के MNA के साथ अलहाक करके जीता था। 13 में भी फिर वो इसी वजह से जीता था, और 18 में भी वो मुस्लिम लीग नून की वजह से जीता था। यहाँ पे ग्रुप बंदी के लिहाज से यहाँ डाह और हराज ग्रुप, हाजी इरफान अहमद खान डाह एक शरीफ और बगैर करप्शन के सियासतदान है, बड़ा अच्छा सियासतदान है, अच्छा खिलाड़ी है। इस वजह से ये इलेक्शन हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती है। राना सलीम साहब, अगर हम हुकूमती जो वज़रा हैं, जो तर्जमान हैं, उनके इल्ज़ामात की बात करें तो शहबाज गिल साहब ने भी कहा कि 15 से 20 हज़ार मरे लोगों के वोट नून लीग डाल लेती है, और इस इलेक्शन में भी 2 वोट डाले गए जो लोग वफात पा चुके थे। इसके साथ साथ एहसान खाबर साहब, जो पंजाब हुकूमत के तर्जमान हैं, वो कहते हैं कि राशन देकर लोगों के वोट खरीदने की कोशिश की गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। ये मरे हुए वोट भी इन्हीं ने इस्तेमाल किए थे। 2 वोट मुझे पता है इन्हीं ने इस्तेमाल किए थे, और दूसरा राशन भी इन्हीं ने दिया था। अगर राशन का सबूत, जहाँ से मैं बैठा हूँ मेरे से 1 फरलांग के फासले पे इन्होंने आखिरी रात 2 ट्रक राशन के तकसीम किए, और वो उस बंदे का भी मुझे पता और इनका ही पता, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी ने आके कराची से लोग आए और पंजाब से लोग आके जब उन्होंने बाजार खोला, 25,000 वोट उन्होंने कुरान मजीद पे हर्फ लेके 2,000 पर वोट और 2500 पर वोट। गरीबों को भूख थी, महंगाई थी, बिजली के बिल पे नहीं हो रहे थे। उन्होंने शारेआम इलेक्शन कमीशन को भी मैंने दरखास्त दी और मौके पे दिखाया। DCO DPO भी मौके पे देख रहे थे, और PTI वाले भी। PTI और पीपल्स पार्टी दोनों बहन भाई बन के इलेक्शन लड़ा इन्होंने। फिर उसके बाद PTI वालों ने भी राशन शुरू किया। मेरे पे साबित कर दे, मैं अभी छोड़ दूंगा। अगर मैं साबित कर दूं, ये आइंदा कभी इलेक्शन में PTI इलेक्शन नहीं लड़ेगी। ऐसे हल्के भी है, ये रिजल्ट उठा के देखे जहाँ 0 PTI का 0 वोट था। एक नश हैवानात हॉस्पिटल का मेरा पोलिंग स्टेशन है, वहां पे लबैक और मेरा मुकाबला था, PTI का 0 था। और कई हल्कों में खानेवाल शहर के में PTI तीसरे नंबर पे थी। कहीं पे पीपल्स पार्टी ने वोट 25,000 खरीदा था, 15,000 उनको मिल गया। राना साहब, अगर हम बात करें नूरीन निशात डाह साहब की, जो इलेक्शन हारी, डाह साहब पार्टी से वफादार नहीं रहे थे, वो इम्पैक्ट हुआ है नूरीन साहबा के लिए?
अभी वो बिल्कुल है। नूरीन साहबा तो इलेक्शन वो काबिल एहतराम है। इलेक्शन वडाई साहब नूरीन निशात नहीं हमारे साथ लड़ी, ये इलेक्शन बुजदार लड़ा, उसके वजीर लड़े, उसके मुशीर लड़े। वो यहाँ लोगों को कितने घरों को उन्होंने कच्ची आबादी स्कीम डिक्लेयर किया, अंजुमन मजारिन को उन्होंने बिजली के कनेक्शन की बहाली के किया, रात को पोल बिजली के पोल गिराए गए, रात को सड़कों पे मिट्टी गिरा के नए टफ टाइल लगाई गई, डीसी सीओ इलेक्शन लड़ा, डीपीओ इलेक्शन लड़ा, या वजीर ज़राअत यहाँ पे लोगों को पुलिया बनवा के दे रहा था, जबकि यूरिया खाद एक बोरी एक किसान कार्ड वाले को मिल रही थी। यूरिया खाद एक किसान जिसका किसान कार्ड है उसमें सारे लिखा हुआ है, उसके 8 एकड़ 10 एकड़ 11 एकड़, उसको एक बोरी यूरिया मिल रही थी, उसने खुद यूरिया पीनी थी। उसमें जो ज़राअत का फार्मूला है, पर एकड़ 2 बोरी यूरिया लाजम मंसूम है। ये अल्लाह ना करे ऐसा जो खाद की शार्ट फाल आई है, अल्लाह ना करे ऐसा ना गंदम का बुरान ना आ जाए अप्रैल में, पैदावार में 50% कमी होगी। ये वजीर ज़राअत को मैंने हर तकरीर में कहा, यार चलो तो मेरे मुकाबले में जहाँ ईंटें और वट्टे और पुलियां बना रहा है वहाँ यूरिया के ट्राले तो मंगवा दे, चलो किसानों को यूरिया खाद तो मिले। ये गैस के पाइप लाइनों का झूठा वादा किया जा रहा है और इस हर बात का वादा किया, नौकरियों का। मेरे तमाम जो मेरे सपोर्टर थे उनके तबादले हुए, उसको टेक्निकल तरीके से उनकी ड्यूटी स्पेशल कई ड्यूटी लगवा देनी, वैसे तो हम नहीं कर सकते। डीओ एजुकेशन ने मास्टरों को बुला के कहा कि पीटीआई के प्रोग्राम कराओ। ये सर इलेक्शन हमारा बुखार से था, हमारा नूरीन निशात से इलेक्शन नहीं था। अगर गवर्नमेंट मशीनरी ना होती, अगर वजीर पीपल्स पार्टी वोट ना खरीदती, इनको वोट ही नहीं थे। मैं 25-30 हजार का मेरा टारगेट था इंशाल्लाह। राणा साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। राणा साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस। एजाज जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज जंजुआ साहब, क्या आप समझते नहीं हैं, आप तो बड़ी खुल के बात का इजहार भी करते हैं अपनी पार्टी के अंदर रहते हुए भी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत की कारकर्दगी एक बड़ा चैलेंज है। जब ज़िमनी इलेक्शन होते हैं लोग सवाल करते हैं, हुकूमत आपको मिली, दावे आपने किए, नौकरियां कहाँ गई, जो घर आपने देने थे घर कहाँ गए, जिस करप्शन के खात्मे की आपने बात की थी वो बढ़ती चली जा रही है, महंगाई रोकने की आपने बात की, महंगाई बढ़ गई। ये सवाल जब हलकों में लोग पूछते हैं, क्या ये परफॉर्मेंस के ऊपर या इलेक्शंस के ऊपर असरात नहीं छोड़ रहे? मलिक साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। लेकिन आप देखें कि आप ये जो इलेक्शन था यही नज़रियात की तो इलेक्शन नहीं है, यानी कि इक़्तिदार का इलेक्शन था। जिस तरह राना सलीम साहब पहले हमारे पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़े, अब इन्होंने जाके नून लीग से इलेक्शन लड़ा, तो इसको तो पहले तो इस बात पे आते हैं ना कि सिर्फ आपने अभी वो इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं नून लीग के मुतल्लिक कि ये सीट ही नून लीग की थी, नून लीग की हमेशा नून लीग की रही है, तो ये पीटीआई से क्यों लड़े थे। और दूसरी बात ये है कि आपका वोट देखें, कोई ये तो नहीं कोई 5-10 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार वोट मिले हैं। अब भी हमें जो नून पीटीआई को वोट मिले 34,030 वोट मिले हैं हमें, तो ये इतना बड़ा छोटा सा मार्जिन है। ये पहले भी हमारी सीट नहीं थी। 34,47,000 का मार्जिन छोटा मार्जिन है एजाज साहब। अपना मलिक साहब 47,000 उन्होंने लिए, 34,000 लिए। पहले मार्जिन तो नहीं है। राणा साहब पहले इलेक्शन लड़े थे, 51,353 उन्होंने लिए थे और 47,000 हमने पीटीआई ने लिए थे। ऐसे 10-12 हज़ार का पहले 3-4 हज़ार का फर्क था। अब साफ ज़ाहिर कारकर्दगी के हवाले से मैंने जिस पहले भी कहा है आपको, महंगाई हमारे लिए एक अहम इशू है जिसपे लोग हमसे मुतमिन नहीं है, गुड गवर्नेंस हमारे पास नहीं है, करप्शन बिल्कुल बढ़ चुकी है, रिश्वत बिल्कुल बढ़ चुकी है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये चीज़ें इफेक्ट हुई हैं, लेकिन पीटीआई का कारकुन अपनी जगह पे स्टैंड करता है और खड़ा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह सेहत कार्ड आ रहा है और इसके बाद आपको 30% डिस्काउंट पे जो 50,000 से कम जिनकी आमदनी है उसको 30% डिस्काउंट। लेकिन जजुआ साहब साथ नहीं खड़ा, यही तो सवाल है जजुआ साहब, यही तो सवाल है कि कारकुन साथ नहीं खड़ा है, कारकुन वापस जा रहा है। कुछ पीपल्स पार्टी से आए थे वहां वापस चले गए, कुछ लोग मायूस होकर घरों में बैठ गए जो ये समझते थे कि पीटीआई की हुकूमत आएगी तो अपने मंशूर पर अमल दरामद करेगी, जो वादे किए हैं वो पूरे करेगी। वो लोग तो घरों को बैठ रहे हैं, इसलिए वोट बैंक कम हो रहा है।
असल में बात आपकी 16 आने ठीक है, जिस वजह से कारकुन नाराज इस वजह से भी है, हुकूमत में आने के बाद जो MNA MP हमारे पास दूसरी पार्टियों से आए थे, उनके साथ जो जहेज में लोग आते हैं उनको अकोमोडेट किया गया। जो PTI का कारकुन था उसको दीवार के साथ लगाया गया, जिस वजह से इस इलेक्शन में मैं उन कारकुनों को देखा है उनमें जोश खरोश नहीं था। और दूसरी तरफ आप नून लीग में आ जाएं, जो जिन लोगों ने आके कई दिनों से यहाँ आके खानेवाल में बैठे हुए थे और भरपूर किस्म की कंपेन इन्होंने चलाई है, पुराने खिलाड़ी भी है। मैं समझता हूँ कि ये हमें इस पर सोचना पड़ेगा। हमें दो तीन जो इश्यूज हैं, जिसमें गुड गवर्नेंस है, महंगाई है और करप्शन जो है, सबसे अहम इशू इस वक्त है करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हर चीज पे कमीशन माफिया कब्जा है पूरे तरीके से। जो ठेकेदार हजरात हैं वो हर उस पार्टी के साथ मिल जाते हैं जो इक्तदार में आती है, वो कहते हैं यही हमारे माँ बाप है और कमीशन डट के ले रहे हैं और दे रहे हैं। इसको जब तक हम नहीं फोकस करेंगे उस वक्त आने वाले मसाइल, आने वाले बल्दियाती इलेक्शन और आने वाले जो मर्कजी बड़े इलेक्शन हैं उसमें भी हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। फिर तब्दीली कहाँ रहेगी जज जुआ साहब? अगर आप खुद समझ रहे हैं, आप पुराने कारकुन हैं, आप एक जिम्मेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अब करप्शन बढ़ गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर तब्दीली कहाँ गई? यहाँ तो दावे किए जाते हैं हर रोज़, वफाकी वज़रा कहते हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं रियासत मदीना है, फलाई रियासत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। रोज़ाना तकरीरें आप सुनते नहीं शायद? फिर नहीं, वो तो कर रहे हैं अपनी जगह पे। रियासत मदीना के जो मसाइल हैं, एहसास प्रोग्राम को आप देखें, आप हेल्थ कार्ड को देखें, इसमें मुसलसल खान साहब लगे हुए हैं, मदीना रियासत की तरफ वो चले हुए हैं और सुबह शाम अपनी तई मकान भी बन रहे हैं, लोगों को मकान भी दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितने तक उनसे बस में है। आपको पता है कि हमारी हुकूमत पूरे तरीके से पावरफुल हुकूमत नहीं थी, बड़ी मुश्किल से और बड़ी मसाइल में आकर हमने कई जो कानून पास किए हैं, जिस तरह हंगामा आप असम्बलियों में रोज देखते हैं वो आपके सामने है। सर मैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लूँ, वापस आऊँगा तो ये सवाल जो राना सलीम साहब ने रखे हैं ये भी आपसे पूछेंगे और राना साहब से भी पूछेंगे। वो जो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत आकर बैठी रही खानेवाल में, जबकि आपके सूबाई वज़रा पूरी हुकूमत, पूरी हुकूमती मशीनरी अगर लगी रही एक ज़िमनी इलेक्शन के लिए और वो भी ना जीत पाई, तो फिर हुकूमत की ना परफॉर्मेंस, ना हुकूमत के जो वज़रा जाके अपने लिए जीत को यकीनी बना सके। मुदाखलत तो ये होती है कि जब हुकूमत मुदाखलत करती है, सियासी जमातों के सरबराह जाते हैं, उनके लीडरान जाते हैं, इलेक्शन कंपेन चलाते हैं और हमेशा चलती आई है, लेकिन पाबंदी होती है हुकूमती वज़रा के ऊपर, हुकूमती ओहदेदारान के ऊपर। और जो बात कर रहे हैं राना सलीम साहब कि वहाँ पे खुद अगर इंतजामी मशीनरी जलसे करवाती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो फिर शफाफ इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती कैसे? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही है खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन की, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके असबाब क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों आस्ता आस्ता ज़िमनी इलेक्शन हारने की तरफ जा रही है? राना सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज के नौ मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली। राना साहब, अभी जज जुआ साहब बात कर रहे थे कि महंगाई है, करप्शन है, वो इसे तस्लीम करते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता हुकूमत अपनी कारकर्दगी भी दिखा रही है। साथ ये कहा गया कि ये वोट कोई नज़रियाती वोट नहीं है, पार्टियां स्विच होती हैं। डा साहब की जो एहलिया हैं वो पहले मुस्लिम लीग नवाज से, अब पीपल्स पार्टी से, आप पहले PTI से, अब मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। ये कोई नज़रियाती इलेक्शन नहीं था, बल्कि ये बिरादरियों का, ग्रुपों का इलेक्शन था। नजरियात तो खत्म कर दिए, PTI ने खुद कर दिए। जब PTI ने 5 लोटे लिए थे उस वक्त क्यों ये क्या इमरान खान ने क्या पैगाम दिया था? उस वक्त मुजदार से क्यों नहीं पूछा गया? कोई अदम-ए-एतमाद हो रहा था, उसने 5 लोटे ले लिए थे, इनको फंड दे दिए गए थे। यही मेरे सामने सर्किट हाउस में हम जो PTI के वर्कर थे, आज एक वर्कर ने भी PTI का झंडा नहीं उठाया। इन्होंने पूरी कंपेन इमरान खान की तस्वीर नहीं लगाई, तो पार्टी ने जो बैनर भेजे थे उसमें इमरान खान की तस्वीर थी। इतने ये खौफजदा, पार्टी क्यों नहीं बोली इनके साथ? यहाँ वजीर ज़राअत क्या कर रहे थे, वजीर ज़कात उशर क्या कर रहे थे? रात के 12 बजे बैंक को आखिरी दिनों में खुलाकर नेशनल बैंक को पाकिस्तान बैतुल माल के 10-10 मिनारिटी के लोगों को 10-10 हज़ार फी घराना चेक कैश कराया गया। ये क्या कहे? ये पार्टी के मंशूर में था, ये पार्टी के मंशूर में है कि राशन खरीदो। ये पार्टी तो किसान कार्ड ही फेल हो चुका है। किसी को यूरिया मिल रहा, पूछे आप कहीं से जाके भी यूरिया मिल रहा। अब जब DAP नहीं मिल रही थी,
जब DAP का मौसम खत्म हो गया, यूरिया का मौसम आया, यूरिया किसान धक्के खा रहा है। इसी तरह दवाइयों का रेट पूछे, मरीज मर रहा है। वो रेट का सेहत कार्ड का प्रोग्राम, भूखा न सो जागते रहो, गरीब के घर खाना, एहसास प्रोग्राम, कहाँ पे एहसास प्रोग्राम? अगर एहसास प्रोग्राम होता, जो कोई गरीबों का प्रोग्राम हो, 2000 में वोट बिकता। पीपल्स पार्टी आके सिंध से आके लोग पैसे वाले और पंजाब से आके यहाँ पे बाजार लगाते। अगर भूख न होती कोई बंदा पैसा न लेता पीपल्स पार्टी से, और पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त होती है भूख की वजह से पैसे की। और भूख समझ के इन्होंने राशन के थैले तकसीम किए आखिरी रात। भूख समझ के उन्होंने बेवा औरतों को बुलाया गया, ज़कात उशर के दफ्तरों में उनको पैसे दिए गए। ये भूख है पाकिस्तान। मेरे खाने वाले में भूख से लोगों ने 30,000 वोट बेचा है, भूख की वजह से। जब बच्चे बेचते हैं तो वोट क्या अहमियत रखता उनके लिए? जब भूख के लिए बच्चे बिक जाते हैं तो अब ये करप्शन इनकी क्या कर। ये होम टाउन की बुजदार साहब कहते हैं कि मेरा होम टाउन है खाने वाला। वो होम टाउन है, हर हफ्ते हर 15 दिन के बाद चक्कर लगाता है 3 सड़कों में। 3 सड़कों में खाने वाला खत्म हो गया। आगे जाके पूरे खाने वाले को तो देखे कैसे गंदगी है, कैसे वहां पे सीवरेज का निजाम है। वजीर ज़राअत हमारे हुसैन जानिए फिर रहे हैं, वो क्या कर रहे थे यहाँ पे? वो सर्किट हाउस को उन्होंने इलेक्शन अपना कैंपेन सेल बनाया हुआ था। यहाँ जो MP है, MN सारे उनके आए। हमारे पास तो चलो जो तजर्बेकार आए हैं, वो सिर्फ वो जो हरे हुए लोग थे, हमारे पास वो आ गए। चलो पार्टी के हर कोई आता है। इनके तो सारा दिन फखर इमाम का बेटा यहाँ हमारी कल भी इलेक्शन पोलिंग पे था, आबद इमाम, और उससे पहले कैंपेन भी करता था। फखर इमाम भी रात के अंधेरों में छुप के चक्कर लगा के जाता था। क्या मंजूर, लोग कहते थे कि आपका एजेंडा क्या, मंशूर क्या आज आपका? उनके पास कोई जवाब देने को नहीं था। वो इस वजह से यहाँ पे हुआ। ठीक है, निशात खान ने वफादारी चेंज की थी, वो भी एक फैक्टर है। अब बकाया तो ये CO जो अपना हमारा मार्केट इसके है, अपना बल्दिया के CO के वोट है। उन्होंने जितने स्वीपर थे, जितने मुलाजम थे, फायर ब्रिगेड के मुलाजम थे, 1122 के मुलाजम थे, ज़राअत के मुलाजम थे, सीड कारपोरेशन का एरिया मेरे हल्के में उसके मुलाजम थे। उन मुलाजमों ने वोट दिए, तबादलों के डर से दिए। अगर किसी ने खुददारी का किया, उसको किसी ने किसी चक्कर में उनको कर दिया। अभी एक फेडरल एजुकेशन का मेरा वोटर था, 2 दिन पहले इलेक्शन से शफकत महमूद के जरिए उसका तबादला करवा के उसको राजनपुर फेंका गया। बच्चियों के लेडी डॉक्टर थी, उसकी ड्यूटी, उसका एक बेबी भी था, उसकी ड्यूटी रात को लगा दी। ये इनका मंजूर था या मंजूर? ये तो अब PTI तो बिल्कुल अगले, ये तो गवर्नमेंट का भी आसरा था ना। आपको एक सड़क दे देंगे, आपको वाटर फिल्टर प्लांट दे देंगे, जी। आपके बेटे को हम कसम उठाते हैं, कुरान उठाते हैं, इलेक्शन के बाद नौकरी लेके देंगे। अगर विदाउट गवर्नमेंट, अगर ये PTI का पहले ये जो आज कैंपेन कर रहे थे मेरे खिलाफ आने वाले के सियासतदान राज बरादरान, हुसैन जानिया, फखर, मैं नसरुल्लाह साहब आप नोट कर ले, मैं दावे से कहता हूँ अगले जनरल इलेक्शन में ये सारे लोग PTI के टिकट से नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, यही जाएंगे PP में, क्योंकि वहां से जरदारी से पैसा मिलेगा इनको। या जाएंगे या आजाद लड़ेंगे। ये लिख ले, आज बात नोट कर ले। कभी मेरी आपकी मुलाकात 23 के बाद हुई या पहले इलेक्शन एडवांस आ गया, मैं इनका दिखाऊंगा। ये अब नहीं आ सकते। क्यों? अब फिर झूठ बोल के गए हैं, झूठ बोल के जो गए हैं वो काम नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। इजाज उन्होंने पता, मैंने तो जी मैं वापस आता हूँ राणा साहब आपकी तरफ वापस। इजाज साहब, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जो राणा साहब ने पेश की है कि ये लोग सारे PTI के टिकट होल्डर भी नहीं होंगे अगले इलेक्शन में। फिर साथ सरकारी अफसरान, अगर नेशनल बैंक खोला जाए रात को, अगर सरकारी दफातर को इस्तेमाल किया जाए इलेक्शन कैंपेन के लिए, सर्किट हाउस को इस्तेमाल किया जाए, फिर वज़रा के कैंपेन करें, ये तो इलेक्शन रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है और PTI के मंशूर की भी खिलाफ वर्जी है। ऐसा नहीं हुआ मलिक साहब। मैं खुद, क्योंकि ऑन अब्बास भप्पी साहब जो इस वक्त सेनेटर भी हैं और हमारे साउथ के प्रेसिडेंट भी हैं, मेरी खुद उनसे बात हुई तो वो एक हद तक रहे हैं, टिकट देने की हद तक रहे हैं। वो कहीं कैंपेन में, कहीं जलसे में, कहीं भी नहीं गए। मोइन कोशी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं साउथ पंजाब के, वो जाते रहे हैं,
साबका मिनिस्टर भी रहे, एमपीए भी रहे, वो जाते भी रहे। वुज़रा भी गए हुए थे कोई वहाँ बताए पे, इनको एजाज कभी? साहब जो वुज़रा जाके कैंपेन कर रहे थे। देखें वुज़रा, देखें जहानिया साहब का अपना एक हल्का है वहाँ, वहाँ वो अपने हल्के से चाहे आज़ाद भी लड़ते हैं तो वो इलेक्शन जीत जाते हैं। एक उन्होंने अपने तौर पे लोगों को मिला होगा, कहा होगा, लेकिन ओपनली कहीं भी उन्होंने जलसा वलसा नहीं किया। मैं तो समझ नहीं आ रही हम किस नज़रियात पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अगले इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। क्या इन दोस्तों को सबको अंदाज़ा नहीं है कि जो नून लीग की कायदीन है सब के सब लंदन में बैठे हुए हैं और यहाँ से सारा माल लूट के गए हुए हैं और अदालतें उसको डिक्लियर और चोर डाकू डिक्लियर कर चुके हैं। हम उनके साथ खड़े होकर पाकिस्तान के खैर खा हैं, जो इंडिया के एक करीबी दोस्त हैं। नून लीग की सारी क़यादत इंडिया को अपने दावतें देती है और इंडिया के साथ इनके मामलात हैं और उनके सारे बातें पुरानी हो चुकी है ना, ये तो आम सुनने को तैयार नहीं है। यही 3 साल लोग सुनते रहे जी, वो भाग गए, लूट लिया, ना कोई ऐसा लूटा हुआ पैसा वापस आया, ना ये बयानियां लोगों ने कबूल किया। मैं तो मलिक साहब ये सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि हमारे सलीम साहब पहले पीटीआई में क्यों आए और अब नून लीग में क्यों गए? मतलब क्या उनको लगा है कि वो क़यादत बहुत अच्छी है जिसके पास गए? राणा साहब तो कह रहे हैं आपकी पार्टी आपके मंशूर से हट गई थी। नहीं, बिल्कुल मंशूर पे नहीं हटी। जो मंशूर खान साहब कह के हैं, जो मसाइल मैंने पहले आपको बताएं कि हमारे पास असेंबली में मेजॉरिटी नहीं है, हम अपनी मर्जी से कानून साजी नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हमारे मसाइल हैं। बाकी आप देखें, इनके रिजर्व देखें, बाकी बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें खान साहब ने बेहतरीन कारकर्दगी मुल्क की दिखाई है दुनिया के सामने। कोई आज तक 70 साल में कोई ऐसा कायदा है जंजुआ साहब जो उनके सवालात हैं, जंजुआ साहब आप बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है, हमारे पुराने दोस्त हैं। जो सवालात हैं राना सलीम साहब के, वो कहते हैं कि जब आप पार्टी की वफादारियां तब्दील करवा रहे थे उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर पंजाब, तब कौन सा मंशूर था? ये बुनियाद तो आप रख रहे थे कि आप लोगों की वफादारियां तब्दील करवा रहे थे, लोगों को अपनी पार्टियों के खिलाफ कर रहे थे। डार साहब की मिसाल भी आपके सामने है। फिर खानेवाल में अगर 2-3 सड़कें बना के सीएम साहब ये समझते हैं कि खानेवाल के पूरे मसाइल हल हो गए हैं, ये निशानदेही कर रहे हैं राना सलीम साहब। ये निशानदेही तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप देखें जितनी डेवलपमेंट, मैं तो मुल्तान की बात करता हूँ, खानेवाल में तो मैं इतना अंदाजा मुझे नहीं है, लेकिन मुल्तान में जितनी डेवलपमेंट हमारे एमएनए एमपीएस करा रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीखी एक काम ऐसा है जिसमें काम डेवलपमेंट हमारी हो रही है। ये अलग है कि वहाँ एक कमीशन माफिया लगा हुआ है और जो वहाँ डेवलपमेंट जितनी भी हो रही है उसका म्यार कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट हो रही है, भरपूर डेवलपमेंट हो रही है। इसकी निगरानी हमें खुद करनी पड़ेगी, कारकुनों को करनी पड़ेगी, कारकुन और एमएनए एमपीएस जिनके फंड हैं उनको करनी पड़ेगी। बाकी ये हालात जिस तरह बता रहे हैं, अपना राना साहब बता रहे हैं, इनके इल्म में होगा, ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ। मैं भी 1-2 बार खानेवाल गया हूँ, ऐसी मुझे कोई चीज़ महसूस नहीं हुई जो कानून के खिलाफ वर्जी हो या हमने जाके वहाँ किसी के साथ ज्यादती की हो। बाकी आपको अंदाज़ा भी है पाकिस्तान के इलेक्शन का जो मिजाज है, जिस तरह स्टाइल है, वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सारी ज़िंदगी आपने इलेक्शनों को कवर किया है, इलेक्शनों को देखा है, मुख्तलिफ शहरों को देखा है, जिसका वहाँ जहाँ जोर चलता है वो चलाने की कोशिश, वोट लेने की कोशिश तो करते हैं ना जनाब। जी राना साहब वो कह रहे हैं कि हम परफॉर्मेंस तुम्हारी बेहतर हो रही है, मुल्तान में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। जी जी सर, आप एक सवाल, मेरे एक सवाल है, वो वजीर ज़राअत होते थे मैं करता कि गंदम का मौसम है, गंदम काश्त करने से, गल्ला से हमने पिछले साल में कितनी गंदम बाहर से मंगवाई है। एक सवाल है कारकर्दगी का, गंदम का मौसम है, गंदम काश्त करानी है हमने। जब गंदम में डीएपी डालनी थी उस वक्त डीएपी 9,000 क्रॉस कर गई थी, ब्लैक में मिलती थी, गरीब ने वो नहीं डाली। जब यूरिया डालने का मौसम था यूरिया नहीं मिल रहा, ब्लैक में 2500 का अभी मिल जाएगा, पेट्रोल रेट में हमें मिलता नहीं। एक किसान कार्ड की तशरीह पूछे जंजुआ साहब से कि किसान कार्ड जो बना उसमें किसान कार्ड का रकबा लिखा जाता है, उसकी सारा विकासता रकबा कितना है, क्या उसमें के मुताबिक ही खाद नहीं मिली लोगों को? ये क्या पॉलिसी है? अब तक यूरिया नहीं मिल रहा लोगों को और ये कितनी पैदावार की ये पॉलिसी है। किसान कार्ड की तशरीह का मतलब क्या है? सेहत कार्ड की तशरीह जो कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं बार बार कार्ड कर रहे हैं, जब वो मरीज जाएगा उसे कुछ चीज नहीं मिलेगी, जब किसान कार्ड लेके जाएगा उसको कुछ चीज नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट की तो हर बात में फेलियर है। किसान कार्ड का तो मुझे इल्म नहीं है, निजी महफिलों में वजीर साहब जो फिर रहे हैं
तो कहते हैं मजबूरी है हमारी। हम सेहत कार्ड के मुतालिक मैं आपको 100% श्योर करता हूँ 100% लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं मेरे पास। जी राणा साहब, मैं कौन सी वीडियो वीडियो? दे दूंगा। हुसैन जानी कंपेन कर रहा, फखर इमाम पे कंपेन कर रहा, उस्मान अब्बास बप्पी कंपेन कर रहा। मेरे पास तो सारे सबूत है। हमने तो उनको कहा उस्मान अब्बास बप्पी ने कंपेन नहीं की जी, वो तो रीजन का प्रेसिडेंट भी है ना जी, उसके साथ जिम्मेदारी देखिए उस्मान अब्बास पे एक जिम्मेदारी भी है, रीजन का प्रेसिडेंट भी है वो। मैं कह रहा हूँ जी, अगर ना कर गया हो या ना कंपेन करी हो, मैं हर चीज जुर्माना भरूंगा जी। और सिर्फ आपके लिए सिर्फ ये है कि आप तस्लीम कर लेना, मेरे लिए सजा आप जंजुआ साहब कर देना। अगर मैं जंजुआ साहब, राणा साहब आप हमारे मोहतरम हैं, आप हमारी हम तो- पार्टी में रहे हैं, हमारे साथ मैं आपके कई प्रोग्रामों में शामिल भी हूँ, इजाज चौधरी साहब के साथ आपके प्रोग्रामों में भी शामिल होता रहा हूँ। जब लास्ट टाइम में भी आप आए हैं यहाँ, जब तरीन साहब आए तो मैं भी उस वक्त भी मैं वहाँ शामिल था। हाँ जी, मैं वर्कर आदमी हूँ जी, मैं झूठ में बात नहीं करूंगा आपसे। आप भाई, अब मैं वैसे कह रहा हूँ कि भाई ये वजीर ज़राअत का काम क्या था। वजीर ज़राअत तो बिल वक्त की जो इस वक्त देखिए आपने अभी लिया है फखर इमाम साहब के बेटे का नाम। अब फखर इमाम साहब का बेटा कोई MNA नहीं है, MPA नहीं है, लेकिन जंजुआ साहब बात करें गुजरात की या सरकारी दफातर की, अब सर्किट हाउस को इलेक्शन कैंपेन का ऑफिस तो नहीं बनाया जा सकता ना। हाँ जी, ऐसा नहीं हुआ मलिक साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। एक चीज को बड़ा राई का पहाड़ बना देते हैं, लेकिन सब के सब आते जरूर हैं, देखते हैं, लेकिन कंपेन जलसा किसी ने भी नहीं किया मलिक साहब। चले राणा सलीम साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप ये इलेक्शन जलसा तो कोई करवाने का जलसा तो कोई करवाए, अवाम चाहते जलसा करवाते, अवाम तो नहीं चाह रही थी जलसा करवाना। अवाम तो जलसा आखिरी जलसा किया। आप कवरेज देख ले, उनकी फोटो देख ले। अवाम को उनको जलसे की, वो तो सरकारी मुलाजमीनों के घर गए हैं, वो तो उन चौधरियों के घर गए हैं जिनको ऑफर के बगैर अपना जलसों के बगैर या कंपेन के बगैर 34,000 वोट मिल जाना, इसका मतलब है PTI तो फिर उस हिसाब से ठीक खड़ी है अपनी जगह पे। अगर जलसे भी ठीक नहीं थे, काम भी ठीक नहीं था, कारकर्दगी भी ठीक नहीं थी, 34,000 वोट मिलना कोई छोटी सी बात तो नहीं है। डार साहब का फैमिली का भी अपना वोट होगा ना इजाज जंजुआ साहब? बिल्कुल है जी, खातून का अपना, क्योंकि डीएड फैमिली से खातून ताल्लुक रखती है, दोनों तरफ से सियासी फैमिली है, तो सियासी फैमिली का इंक्लूड होता है, उसे पार्टी वोट तो नहीं पूरा कहा जा सकता। हाँ जी, हाँ जी, और आज खानदान मैं तो समझता हूँ हमें पहले भी ऐसे मिले ना, राणा सलीम साहब को मिले थे जब पहले हमारे इलेक्शन लड़े थे, हमारे 47,000 वोट मिले थे PTI के इनको। वही तो बात कह रहे हैं ना कि अब पार्टी अपने मंशूर से हट गई, लोटे शामिल करने शुरू कर दिए, जो दावे किए वो पूरे नहीं किए, और बिलाखिर जो है वो पार्टी का वोट सुकड़ रहा है। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। इजाज जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन जी, आज का प्रोग्राम था खानेवाल का इलेक्शन एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। राणा मोहम्मद सलीम एक कारकुन जो PTI के कारकुन थे, फिर शामिल हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में उन्होंने शिकस्त दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, नूरीन निशात डाहा को। और ये जो बयानिया मुसलसल हुकूमत कहती चली आ रही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ख़त्म हो चुकी, रोज़ाना आप बयानात सुनते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ ख़त्म हो चुकी, उनकी लीडरशिप मुल्क से बाहर भाग चुकी, अब उनका वोट बैंक ख़त्म हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ ये साबित हो रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब के अंदर अब भी एक बड़ी मजबूत सियासी जमात के तौर पर मौजूद है। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से जो दावे किए जाते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कि PTI के कई अरकान राब्ते कर रहे हैं उनके साथ कि अगले इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। गोया जो हुकूमत का बयानिया है उसको कहीं ना कहीं शिकस्त हो रही है, और साथ साथ हुकूमत की कारकर्दगी भी अब हुकूमत के लिए इलेक्शंस में मसाइल पैदा करती चली जा रही है। इन हालात में बल्दियाती इलेक्शन हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होंगे, ये भी बड़ा अहम सवाल है। अगर कारकर्दगी, महंगाई ऐसे ही हुकूमत के लिए एक चैलेंज बनी रही तो बल्दियाती इंतखाबात भी ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर बड़े मुश्किल होंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।